वह नहीं रहती, ठीक है। तो नमस्कार, बात करेंगे आज अपन ब्लड के बारे में और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है किस तरीके से करेंगे। तो अपना टॉपिक है ब्लड। सबसे पहले समझ लीजिएगा ब्लड होता क्या है। ब्लड जो है हमारी बॉडी में बनता कहाँ है, इसका फॉर्मेशन कहाँ होगा, बोन मैरो के अंदर। कहाँ होगा, बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ पे होगा, बोन मैरो हमारे बोन के अंदर होगा। कहाँ होगा, बोन। तो हमारी बॉडी की सारी जो बोन है, लॉन्ग बोन स्पेशली, और जो भी मीडियम बोन है, सॉफ्ट बोन है, इन सब के अंदर बोन मैरो होता है। और ये बोन मैरो क्या बनाता है, ब्लड को बनाता है। वैज्ञानिक इस बात से अभी भी हैरान है कि इधर से खाना डालो, उधर से ब्लड निकाल लो, है ना। राहुल गांधी वाली बात नहीं कह रहा, उसने भी सही बोला, है ना। इधर से आलू डालो, उधर सोना निकालो। उसने ऐसे नहीं कहा, उसने सही कहा कि जब आलू की चिप्स बनेगी ना तो पैसों में सोना ही सोना बनेगा, है ना। अपन को उस चीज का पॉजिटिव वे लेना। तो कहने का मतलब वैज्ञानिक ब्लड नहीं बना पाए, अपनी बॉडी जो है खाने को ब्लड बना देती है। ये फीचर्स खास जो है हमारे अंदर होता है, वैज्ञानिक खुद ब्लड नहीं बनाए। तो इतना सटीक सिस्टम है, इतनी सर्टेन फिजियोलॉजी है कि इसके बारे में अपन ज़्यादा समझ नहीं पाए, पर जितना समझ पाए उतना अपन बता रहे हैं कि ये बोन है, इस बोन के अंदर क्या बनता है, बोन मैरो है। और ये बोन मैरो जो है क्या बनाता है, ब्लड बनाता है। नॉर्मल जो ब्लड है, नॉर्मली जो ब्लड सेल है, इसके अंदर कितनी सेल है, 3 सेल। कितनी सेल है, 3 सेल। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कितनी है, 3 सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम है हीमोग्लोबिन बनाना। आरबीसी का क्या काम है, हीमोग्लोबिन बनाना। और हीमोग्लोबिन का काम है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणु को क्या करता है, बाइंड करता है। कितने अणु को करता है, 4। तो एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, कैरी करता है। यदि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एनीमिया। एनीमिया का क्या डेफिनेशन है, एनीमिया का ये डेफिनेशन है कि यदि हमारा हीमोग्लोबिन 11 और 11 से क्या है, कम, 11 और 11 से कम है, ग्राम पर डीएल से कम है, तो WHO इसको क्या मानता है, इसको मानता है एनीमिया। WHO इसको क्या मानता है, एनीमिया। तो एनीमिया अपन उसको बोलेंगे जिसका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से कम है। अब 11 ग्राम किससे कम है, 100 ml ब्लड से। 100 ml यदि अपन ब्लड लेते हैं, उसके अंदर यदि 11 जो है हीमोग्लोबिन की कमी है, उसको अपन बोलेंगे एनीमिया। तो हमारा आरबीसी का काम है वो हीमोग्लोबिन को कैरी करना, और हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन के अणुओं को बढ़ाना। ये बात है। दूसरा जो है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को अपन क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। आरबीसी को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को अपन क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको, इरिथ्रोसाइट। सबसे पहले इरिथ्रोब्लास्ट बनेगा। इरिथ्रोब्लास्ट इज ए इमेच्योर सेल और इरिथ्रोसाइट इज ए मैच्योर सेल। तो इरिथ्रोसाइट इनकी रेड ब्लड सेल है। डब्ल्यूबीसी को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो श्वेत रक्त कणिकाएं का काम है हमारी बॉडी में इंफेक्शंस के खिलाफ में क्या करना, लड़ाई लड़ना। ये हमें इंफेक्शन से बचाएगी, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को ये क्या रखेगी, मजबूत रखेगी। प्लेटलेट्स का क्या काम है, प्लेटलेट्स का काम है प्लेटलेट्स का क्लोटिंग बनाना। क्या बनाना, क्लोटिंग का काम करना। कहीं पे भी हमारे ब्लड डिसऑर्डर हो जाए, यानी कि खून आना स्टार्ट हो जाए, तो वहां पे कौन काम करेगा, वहां पे प्लेटलेट्स। यानी कि कहीं पे भी हमारी चोट लगेगी तो उस खून के ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए प्लेटलेट्स की संख्या होनी चाहिए। तो ये जो नॉर्मल है, प्लेटलेट्स को अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी की नॉर्मल कितनी संख्या होती है, डब्ल्यूबीसी की कितनी होती है, प्लेटलेट्स की कितनी होती है। तो आरबीसी जो है नॉर्मली कितनी होती है, 3.5 लाख से लगा के 5 लाख, है ना। 5 लाख जो है इसकी संख्या होती। डब्ल्यूबीसी की संख्या होती 5,000 से लगा के 11,000, 5,000 से लगा के 11,000। और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होगी, 1.5 लाख से लगा के 4.5 लाख। 1.5 लाख से कितनी होगी, 4.5 लाख। और आरबीसी कितनी होगी, 3.5 से लगा के 5। डब्ल्यूबीसी कितनी होगी, 5 से लगा के 11। डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब बॉडी में क्या है, इन्फेक्शन ज्यादा है।
WBC की संख्या बढ़ने का मतलब क्या है, बॉडी में इन्फेक्शन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, बॉडी में कोई न कोई क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। ये अपन कैसे पता चलाते हैं, ये अपन पेशेंट का CBC करवाते हैं, क्या करवाते हैं, CBC। और नॉर्मल जो RBC का लाइफ ड्यूरेशन होता है, RBC का जो लाइफ स्पेन होता है वो कितने दिन का होता है, लाइफ स्पेन होता है 120 डेज। कितने दिन का होगा, 120 दिन तक हमारी बॉडी में RBC जिंदा रहती है। RBC का स्पेशली जो शेप है वो बाइकॉनकेव है, कैसा है, बाइकॉनकेव या डमलाकार जैसा शेप है और ये डिस्क की तरह है। दूसरी बात है RBC इनकी इरिथ्रोसाइट्स के बनने को बोलते हैं। अब देखिएगा यदि किसी पेशेंट में सिकल सेल एनीमिया हो गया, क्या हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, RBC का जो शेप है वो क्या रहेगा, RBC का शेप जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। किस तरह का हो जाएगा, हंस्याकार हो जाएगा, सिकलिंग हो जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, सिकलिंग हो जाएगा। यदि सिकलिंग होने की वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा। क्या रहेगा, हीमोलाइसिस। यदि किसी को सिकल सेल एनीमिया है तो उसका जो RBC का जीवन काल है वो कितने दिन होगा, लगभग 30 दिन तक रहेगा। 30 दिन ही RBC जिंदा रहेगी, RBC का हीमोलाइसिस हो जाएगा, टूट जाएगी और RBC उसकी RBC यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। तो इस एनीमिया को, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो उसको क्या बोला, एनीमिया। कैसा एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल किसको बोला कि ये RBC का जो शेप है वो क्या हो गया, सिकलिंग हो गया, जिससे जो उसके ब्लड फ्लो, ब्लड वेसल्स के अंदर चलेगी तो वो टूट जाएगी और कहीं पे ओकुलजन हो जाएगा, उसको अपन बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब देखिए, अब अपन बात कर रहे हैं कि ब्लड ग्रुप, किसकी बात कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप की बात। ब्लड जो ग्रुप है वो कितना ब्लड ग्रुप है, ABO। क्या बोलते हैं इसको, ABO ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप A होगा कि ब्लड ग्रुप B होगा कि AB होगा कि क्या होगा, O। ये हमारे अंदर क्या रहेंगे, ब्लड ग्रुप। तो ये हो गए ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को समझने से पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ब्लड ग्रुप बनता कैसे, होता क्या है और किस तरीके से अपन ब्लड ग्रुप, किसी को A बोलेंगे, किसी को B बोलेंगे और किसी को O बोलेंगे। और सारों का एक एक और होता है, ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव और B नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव और O पॉजिटिव और O नेगेटिव। इस तरीके से ब्लड ग्रुप होता है और इस ब्लड ग्रुप के बनने के पीछे किसका हाथ होता है। तो देखिएगा, पहले समझते हैं एंटीजन। एंटीजन जो है वो किस में होगा और किस में नहीं होगा, एंटीजन। और एक क्या होता है, एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी। तो आप मुझे बताइएगा किसके अंदर एंटीजन नहीं होगा, O के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होगा। किसके अंदर नहीं होगा, O के अंदर कोई तरीके का एंटीजन नहीं होगा। O जो ब्लड ग्रुप है इसके अंदर एंटीजन नहीं होगा और AB के अंदर क्या नहीं होगा, एंटीबॉडी नहीं होगा। AB ब्लड ग्रुप के अंदर क्या नहीं होगा, एंटीबॉडी नहीं होगा। ये बात आपको पहले याद रखनी कि O के अंदर एंटीजन नहीं होता और AB के अंदर क्या नहीं होते, एंटीबॉडी नहीं होती। बाकी जो इसका क्या है, उल्टा है। A का क्या होगा, A एंटीजन। A ब्लड ग्रुप का क्या एंटीजन होगा, A। B का क्या होगा, B। AB का क्या होगा, A। और O का क्या होगा, कोई नहीं होगा। और एंटीबॉडी क्या है, O का एंटीबॉडी क्या होगा, O का एंटीबॉडी होगा AB। क्या होगा, AB। और AB का एंटीबॉडी क्या होगा, कोई नहीं होगा। और B का क्या होगा, B का होगा A। B का A और A का B। इस बात को आपको ध्यान रखना है, किस किस में कौन सा एंटीबॉडी होता है और किस किस में एंटीजन होता है। तो ये बात आपको पहले समझनी है। नेक्स्ट जो बात है, अगली जो बात है कि ये बनते कैसे, इसको बनने के पीछे किसका हाथ है, इसके बनने के पीछे क्रोमोसोम का हाथ है। क्रोमोसोम जो है 9q, कौन सा, 9q जो है वो हमारे ब्लड ग्रुप को बनाता है। कौन सा बनाता है, 9q। 9q जो है, कई लोग इसको 9p भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 9p। कई लोग कहते हैं 9p इज मिस प्रिंट, है ना, कोई कहते हैं मिस प्रिंट हो गया, बाकी इसके जगह क्या लिखते हैं, 9q लिखते हैं। अपने इतनी कंट्रोवर्सी में जाना नहीं है, अपन को दोनों बात समझनी है। तो 9q जो है ये क्या करेगा, ये हमारे ब्लड ग्रुप को बनाने के पीछे इसका हाथ है। यानी कि ABO जो सिस्टम है,
इस एबीओ सिस्टम को बनाने के पीछे हमारे जो क्रोमोसोम संख्या है 9q है, ये हमारे एबीओ सिस्टम को बनाता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ये भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है। अगला जो बात है कि ये हमारे जो कॉमन एंटीजन है, कौन सा? जो कॉमन एंटीजन है H एंटीजन, इसको क्या बोलते हैं? H एंटीजन। जो H एंटीजन है या H सबस्टेंस कह सकते हैं, H जो सबस्टेंस है, ये H सबस्टेंस क्या बनाएगा? हमारे ब्लड ग्रुप को बनाएगा। ब्लड ग्रुप को बनाने के लिए क्या चाहिए? ये फ्रूकोज चाहिए। क्या चाहिए? फ्रूकोज, नॉट फ्रुक्टोज। क्या चाहिए? फ्रूकोज चाहिए, फ्रुक्टोज नहीं है। फ्रूकोज प्लस ग्लाइकोलिपिड, कौन बनेगा? फ्रूकोज प्लस ग्लाइकोलिपिड। तो फ्रूकोज और ग्लाइकोलिपिड मिलके क्या बनाएंगे? ये हमारे अंदर ब्लड ग्रुप बनाएंगे। यदि किसी के अंदर H प्लस है, H सबस्टेंस है, H प्लस सबस्टेंस है और ये किससे अटैच हो जाए? ये हो जाए नेक से। नेक का मतलब होता है एन एसिटाइलेशन ग्लाइकोपाइरेट। एन एसिटाइल ग्लाइकोपाइरेट, ये यदि इससे मिल जाएगा तो इससे ब्लड ग्रुप जो है वो क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप ए बनेगा। क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप ए बनेगा। वापस आइएगा इधर। यानी कि ब्लड को बनाने के पीछे हमारे जीन का हाथ है। किसका हाथ है? जीन का। जीन के अंदर भी एक जीन का नाम है 9q। 9q जो है ये हमारे एबीओ सबस्टेंस को बनाने के पीछे हाथ है। और H सबस्टेंस होता है, H सबस्टेंस से फ्रूकोज प्लस ग्लाइकोलिपिड्स ये आके मिलते हैं और ये आके H सबस्टेंस से यदि N एसिटाइलेशन ग्लाइकोपाइरेट मिल जाए तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? A बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्लड ग्रुप A। और यदि इससे ग्लैक्टोज आके मिल जाएगा, S से क्या मिल जाएगा? ग्लैक्टोज। तो ग्लैक्टोज जो है वो आके मिलेगा तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? B। क्या बन जाएगा? B। और ये दोनों आके मिल जाए, कौन? ये दोनों आके मिल जाए, बहुत आके मिल जाएगा तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? AB। ये भी आके मिल जाएगा और ये भी आके मिल जाएगा, यानी कि एक तरीके से रिएक्शंस आगे बढ़ जाएगी, यानी कि एक कदम आगे और रिएक्शंस हो जाएगी तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा। और रिएक्शन आगे ही नहीं बढ़ेगी, कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? O। इसलिए O का मतलब होता है अब्सेंट। O का मतलब जीरो का मतलब अपन क्या कहते हैं? कि भाई वो अब्सेंट है, ये रिएक्शंस आगे बढ़ेगी नहीं, तो इसकी वजह से ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? O। इस तरीके से हमारे जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है ये हमारी बॉडी के अंदर होता है। अब पढ़ते हैं कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है, ज्यादातर कौन सा पाया जाता है और सबसे कॉमन कौन सा है? मोस्ट कॉमन जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है? कौन सा है ब्लड ग्रुप? O। कौन सा है? सबसे ज्यादा जो ब्लड ग्रुप होता है वो कौन सा होगा? O ब्लड ग्रुप होगा। और सबसे लीस्ट टाइप कौन सा होगा? सबसे लीस्ट टाइप, लीस्ट का मतलब क्या हो गया? कम। तो लीस्ट टाइप जो ब्लड ग्रुप है कहाँ? इंडिया के अंदर, इन इंडिया, तो कौन सा होगा? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे जो ब्लड ग्रुप है ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप सबसे कम पाया जाता है, भारत में पाया जाता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ये सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है। तो बॉम्बे फिनोटाइप में नो एंटीजन, इसके अंदर क्या होगे? नो H एंटीजन। H एंटीजन जो है वो क्या है? इसके अंदर नहीं होगा। नो एंटीजन जो है वो नहीं होगा, इसके अंदर H एंटीजन नहीं होगा। शुड ऑलवेज रिसीव्ड सेम ब्लड, हमेशा जो ये ब्लड ग्रुप है शुड ऑलवेज रिसीव्ड सेम ब्लड ग्रुप। इसको हमेशा किस तरीके का ब्लड ग्रुप चाहिए? सेम टाइप का ब्लड ग्रुप चाहिए, तभी इसका काम हो पाएगा। तो ये इस तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं और ज़्यादातर जो है अपन बात करते हैं RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। और क्या होते हैं? RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। इस तरीके के ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो होते हैं। तो ये आप लोगों को एक ब्लड ग्रुप का इम्पोर्टेंट जो है, ज़्यादातर जो RH-D है इसको क्या बोलते हैं? RH-D। RH-D जो ब्लड ग्रुप है, H एंटीजन है, ये लगभग 85% है। कितना है? 85% जो है RH-D जो है एंटीजन है इसके अंदर पाया जाएगा। RH-D एंटीजन कितना रहेगा? 85% रहेगा, बाकी 15% में क्या रहेगा? अब्सेंट रहेगा। टोटल ये इस तरीके का जो है ये रहेगा। तो 50% जो है वो क्या रहेंगे? ये रहेंगे नेगेटिव। क्या रहेंगे? ये नेगेटिव टाइप के एंटीजन रहेंगे। तो ये ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर अपन पढ़ते हैं। अब अगली बात करते हैं ब्लड ग्रुप
जो ब्लड है वो किस तरीके से अपन उसको ट्रांसफ्यूज करेंगे। अब है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीटी। बीटी का मतलब क्या हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले पेशेंट को अपन प्री टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, कुछ पहले टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तब हमें जाके ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत है। तो बताइएगा किसी भी पेशेंट को अपन ट्रांसफ्यूजन करने से पहले क्या टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या टेस्टिंग करेंगे, वायरल मार्कर। क्या करेंगे, वायरल मार्कर। भाई लेंगे उसका भी क्या करेंगे, उसका भी वायरल मार्कर करेंगे। जिससे अपन ब्लड क्या लेंगे, उसका क्या लेंगे, वायरल मार्कर करेंगे। वायरल मार्कर में क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस ए बी सी, सारा हेपेटाइटिस देखेंगे। मोस्टली जो अपन कौन सा देखेंगे, बी और सी मोस्ट कॉमनली अपन इसको देखेंगे। इसके अलावा कोई एसटीडी डिजीज ना हो, सिफिलिस गोनोरिया वगैरह इस टाइप का उस पेशेंट को नहीं हो, मलेरिया पेशेंट को नहीं हो रखा हो, मलेरिया की भी अपन जो है पेशेंट के अंदर जांच करेंगे। मलेरिया नहीं होना चाहिए, एसटीडी की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। वायरल मार्कर के अंदर अपन हेपेटाइटिस बी और सी की जांच करेंगे और सिफिलिस की जांच करेंगे। ये सारी जांच अपन क्या किस में करेंगे, किसी को ट्रांसफ्यूज करने से पहले किसी का ब्लड लेंगे। यानी कि आप किसी का ब्लड ले रहे हो, ब्लड डोनेशन कोई आदमी कर रहा है, तो अपन ये टेस्टिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। इसके अलावा अपन क्या करते हैं, सीबीसी भी करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, सीबीसी। यानी कि ब्लड डोनेशन कौन कर सकता है, जिसका जो हीमोग्लोबिन है 14 ग्राम पर डीएल से क्या हो रहा है, ज़्यादा है। तो 14 पर ग्राम डीएल से ज़्यादा है, वही अपना ब्लड दे सकता है। और एज कितनी होनी चाहिए, एज जो है 18 से लगा के 50 साल तक का आदमी जो है ब्लड दे सकता है, ये बात होनी चाहिए। और कौन सा आदमी ब्लड नहीं दे सकता है, या फिर कोई कारण उसने कोई साइको सबस्टेंस एब्यूज कर रहा हो। साइको सबस्टेंस यानी कि कोई नशे की चीज खा रहा है, दारू इस तरीके का, स्मोकिंग कर रहा है, लंबे समय से कर रहा है, तो भी उस व्यक्ति का जो है अपन ब्लड नहीं लेंगे। किसी का डायबिटीज मेलेटस है, किसी को शुगर की बीमारी है, उसका भी अपन क्या नहीं लेंगे, ब्लड नहीं लेंगे। बीपी का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन, लंबे समय से दवाई खा रहा है, उसका भी अपन नहीं लेते हैं। कोई किसी को एलर्जी है, किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, उसका भी अपन ब्लड नहीं लेंगे। तो इतनी बात हमें ध्यान रखना है। या फिर कोई लंबे समय से दवाई खा रहा है, तो भी अपन उस पेशेंट का जो है बिल्कुल ही ब्लड नहीं लेंगे। और ब्लड जिसका लेंगे उसकी अपन जो है पूरी जांच करेंगे। अब आप बोलोगे सर ब्लड डोनेशन कैंप में तो ये सब नहीं होता, तो उस वक्त क्या है कि ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर इतना फैसिलिटी नहीं है, उस समय युवाओं को एनकरेज करने का समय है, और बाद में जाके इन चीज़ों की सारी क्या होती है, टेस्टिंग होती है, फिर जाके ये ब्लड जो है काम आता है। अब इससे पहले क्या है, वो काम नहीं आएगा। ज़्यादातर जो लोग ब्लड देते हैं 100% जो ब्लड डोनेशन कैंपों में है, वो 100% काम नहीं आता है ना। और एक साथ अपनी इतनी टेस्टिंग भी नहीं कर सकते, और सारी टेस्टिंग ऐसे करेंगे तो एक एनकरेजमेंट जो है युवाओं के अंदर वो नहीं देखने को मिलेगा। और ब्लड जो है वो एक इम्पोर्टेंट सबस्टेंस है, इससे पेशेंट की अपन जो है जान बचा सकते हैं। तो ये सारा जो ट्रांसफ्यूजन से पहले अपन पेशेंट के अंदर सारी जांच करेंगे। तो ये सारी टेस्टिंग हो जाने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, उस पेशेंट का रिक्वेस्टिंग फॉर्म जो है, डॉक्टर उसका क्या भरेगा, डॉक्टर उसका रिक्वेस्टिंग फॉर्म भरेगा। यानी कि उसको ब्लड चाहिए, इसके लिए फॉर्म भर के देगा, और ये फॉर्म कहाँ भेजेगा, ब्लड बैंक के अंदर। कहाँ भेजेगा, ब्लड बैंक के अंदर। तो ब्लड बैंक के अंदर जो है ये फॉर्म भेजेगा, और इस ब्लड बैंक वाले इस वाले को क्या करेंगे, ये उसको क्रॉस मैच करेंगे। क्या मैच करेंगे, क्रॉस। किसका क्रॉस मैच करेंगे, जिस पेशेंट को ब्लड चढ़ना है, जो रिसीव करने वाला है उसका भी अपन सैंपल लेंगे, और इसका ब्लड ग्रुपिंग किस टाइप का ब्लड ग्रुप है, और अपन जो ब्लड दे रहे हैं वो सेम ग्रुप का होना चाहिए। किस ग्रुप का होना चाहिए, सेम ग्रुप का ब्लड होना चाहिए। आप लोगों को मालूम है ओ वाला जो है सबको ब्लड दे सकता है, ए बी वाला है जो सबसे ब्लड ले सकता है। यानी कि ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, ओ नेगेटिव भी क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी नेगेटिव क्या है, सबसे ले सकता है, यूनिवर्सल रिसेप्टेंट है। तो ये आपको ये ध्यान रखना, ए बी पॉजिटिव सबसे ले सकता है। इस बात का पॉजिटिव नेगेटिव का भी ध्यान रखना है। अपन को हो सके पूरी संभावना रखनी है सेम ब्लड ग्रुप रखना। क्या रखना है, सेम ब्लड ग्रुप का ही अपन ब्लड उसको चढ़ाएंगे।
तो डॉक्टर रिक्वेस्टिंग फॉर्म भेजेगा ब्लड बैंक वाले ने, ब्लड बैंक वाला उसकी सारी जांच करेगा और जांच करने के बाद में वो वार्ड पे जिस पेशेंट को चढ़ाना है वहाँ पे दो डॉक्टर एक बार फिर जांच करेंगे और जो नर्सिंग स्टाफ या जो नर्सिंग वाले हैं ये ब्लड को चढ़ाएंगे, तो ये भी दो जो नर्स है इसका क्या करेगी, क्रॉस चेक करेगी। दो जो नर्स है इसका क्रॉस वेरिफिकेशन करेगी और उसके बाद में जो है इसको ब्लड को जांच करेगी, यानी कि उसका जो सीरियल नंबर है, ब्लड ग्रुप मैचिंग है, ये सारा दो लोगों से अपन क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। एक आदमी से गलती हो सकती है, दूसरे आदमी से गलती नहीं हो सकती। यदि अपन किसी को ब्लड चढ़ा रहे हैं, यदि किसी को अपन ब्लड चढ़ा रहे हैं, होल ब्लड चढ़ा रहे हैं, होल का मतलब सारा ब्लड चढ़ा रहे हैं, तो कम से कम इसमें 4 से कितने घंटे समय लगेगा, 6 घंटे। 4 to 6 आवर इसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। 4 to 6 आवर का इसमें टोटल ड्यूरेशन होगा। और अर्ली जो है अपन अर्ली पेशेंट को क्या करेंगे, अर्ली वेरी स्लो ट्रांसफ्यूजन करेंगे। कैसा ट्रांसफ्यूजन रखेंगे, वेरी स्लो, यानी कि स्टार्टिंग के जो 30 मिनट्स है, यानी कि आधा घंटा स्टार्टिंग का है, इसमें अपन 15 से 20 ड्रॉप ही पेशेंट को जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। 15 से 20 ड्रॉप ही ब्लड चढ़ाएंगे, बड़ा स्लो जो है ट्रांसफ्यूजन करेंगे। क्यों स्लो करेंगे, क्योंकि इसमें रिएक्शंस होने की संभावना सबसे ज्यादा है। ब्लड जो है वो रिएक्शंस हो सकता है, इसलिए अपन स्लो करेंगे। और ब्लड चढ़ाने से पहले इस बात का भी ध्यान रखें, पहले पेशेंट का क्या लेवे, पहले पेशेंट का हिस्ट्री लेवे, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करें, पेशेंट का सीबीसी देखें। ये यदि तीनों ही देखने के बाद में हमें मालूम चलेगा कि उस पेशेंट को उस ब्लड का रिक्वायर है कि नहीं है। हिस्ट्री में अपन पूछेंगे पहले कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो कितनी बार हुआ है, या पहले कभी ऐसी एलर्जिक रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, एलर्जी और कितनी बार ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ, उसका पूरा हिस्ट्री जो है पेशेंट से अपन लेंगे। इसके अलावा पेशेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कितना उसको खून का कमी है, एनीमिया कितना है, या किस प्लेटलेट्स की कमी है, किस टाइप की जो है पेशेंट की कमी है। और कन्फर्मेटरी जांच में सीबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो लगभग 7 ग्राम पर डीएल से यदि कम है तो हम इस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ जा सकते हैं। इससे पहले जो है, इससे आगे अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करेंगे। तो 7 ग्राम पर डीएल से यदि हीमोग्लोबिन कम है तो उस पेशेंट को जरूरत रहती है कि इसको ब्लड चढ़ाना है। अननेसेसरी अपन किसी पेशेंट को ब्लड नहीं चढ़ाते। तो ये सारी अपन बात पता करेंगे और पेशेंट को शुरुआत के अंदर वेरी स्लो जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, 15 से 20 ड्रॉप ही करेंगे। यदि इस वक्त एलर्जी नहीं हुई, इस वक्त तक कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं हुई, तो अपन इसको क्या कर देंगे, फास्ट कर देंगे। फिर अपन इसको फास्ट करेंगे और इसको जो कंप्लीट है वो 4 से 6 घंटों में हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। 4 घंटों से कम नहीं करना, 6 घंटों से हमें अधिक नहीं करना। यदि हमने अधिक टाइम लिया तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने का खतरा है, वर्टिकल जो इन्फेक्शन होने का खतरा है, ट्यूब वगैरह में हमें इन्फेक्शन हो सकता है, कैनुला की साइड से हो सकता है। और इस तरीके से हमें कम में भी नहीं करना है, कम में करोगे तो पेशेंट को हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस और सर्कुलेटरी ओवरलोड जैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। और अगली जो बात है, यदि अपन पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे तो हमें पेशेंट को क्या लगाना पड़ेगा, कैनुलाइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैनुलाइजेशन करना पड़ेगा। जब भी ब्लड चढ़ाना है तो कम से कम हमें 18 गोज का जो है कैनुला लगाना है, 18 गोज का कैनुला लगाना है। 18 से हमें उधर लगा सकते हैं, 16 का चलेगा, 17 का भी चलेगा, 18 का भी चलेगा, पर इससे आगे का नहीं लगाना, 20 से छोटा कैनुला। इधर का गोज क्या होता है, बड़ा होता है, अंदर का डायामीटर बड़ा होगा, तो कम से कम अपन जो है 18 गोज का लगाते हैं, इसलिए इसको इमरजेंसी कैनुला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमरजेंसी के अंदर ये कैनुला लगाएंगे। एकदम फ्रेश कैनुला लगाना, क्या लगाना, एकदम फ्रेश कैनुला जो लगा हुआ है वो उसका इस्तेमाल करना। यदि इससे छोटा कैनुला आप इस्तेमाल करते हो तो छोटे कैनुला के अंदर डायामीटर अंदर का क्या होगा, कम होगा, और ब्लड की सेल जो है वो क्या हो सकता है, हीमोलाइसिस हो सकता है। क्या हो सकता है, हीमोलाइसिस जो है वो पेशेंट को हो सकता है, क्योंकि कैनुला छोटा है और सेल की संख्या बड़ी है। तो एक छोटी चीज में बड़ी चीज को डालेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, रप्चर हो जाएगी, यानी कि हीमोलाइसिस हो जाएगी। तो कैनुला का भी आपको ध्यान रखना है। कैनुला यदि आपको फ्रेश लगाना है, इस तरीके का इन्फेक्शन वगैरह का ध्यान रखना है, स्टाइल टेक्निक का इस्तेमाल करना है। और ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले, अब जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप पहले करोगे उसके साथ में एक फॉर्म आएगा। क्या आएगा, उसके साथ ब्लड जब पेशेंट लेके आएगा तो उसके साथ एक फॉर्म आता है, फॉर्मेलिटीज का एक पूरा परफॉर्म आता है।
उसके प्रोटोकॉल के तहत आपको क्या लगाना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। उसके अंदर जो फॉर्म आएगा उसके अंदर 2 डॉक्टर के सिग्नेचर होने चाहिए, ये मैंने पहले ही बताया, 2 डॉक्टर के साइन होंगे और 2 नर्स के साइन होंगे। इसके अलावा पेशेंट का जनरल जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन कर दिया आपने, पेशेंट का हिस्ट्री ले दिया, पेशेंट का एज, सेक्स, UHID, सारा जो फॉर्मेलिटीज डिटेल है उसको आपको फिल करना है। और जो ब्लड बैग पे जो एक बारकोड सील आती है, क्या आती है, बारकोड सील आएगी, इस तरीके का एक स्टिकर आएगा बारकोड, उस बारकोड पे नंबर जो लिखे हुए हैं वो उसमें लिखने हैं, और कई जगह पे जो बारकोड है वो अपन उस पर चिपकाते हैं। तो वहाँ एजेंसी का क्या प्रोटोकॉल पॉलिसी है वो हमें क्या करना है, वो हमें फॉलो करना है। एजेंसी का सारा प्रोटोकॉल पॉलिसी फॉलो करना है। और बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो पेशेंट को प्री, इंट्रा और पोस्ट, प्री इंट्रा जो पोस्ट है हमें उसके क्या लेने हैं, वाइटल साइंस लेने हैं। क्या लेने, वाइटल साइंस। वाइटल साइंस का मतलब क्या है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी। ब्लड चढ़ाने से पहले पेशेंट का क्या टेम्परेचर है वो हमें लिखना है, पल्स क्या है, रेस्पिरेशन क्या है और ब्लड प्रेशर क्या है। नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होना चाहिए, पल्स जो नॉर्मल पेशेंट की 60 to 100 बीट होनी चाहिए, रेस्पिरेशन जो है 16 से 20 जो है नॉर्मली होना चाहिए, यानी कि इस रेंज के अंदर होगा तो भी पेशेंट चलेगा। 16 से 10 से 24 ब्रीथ तक अपन इसको नॉर्मल काउंट करते हैं। ब्लड प्रेशर जो है ऊपर का 90 से 140 और नीचे का 60 से 90 mm ऑफ Hg के बीच में होना चाहिए। यदि ये कोई भी फाइंडिंग अब नॉर्मल है, बढ़ी हुई है या घटी हुई है, तो तुरंत हमें कंसल्टेंट डॉक्टर या सीनियर नर्स या सीनियर स्टाफ से हमें बात करनी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है। ये हमें पहले करेंगे, और करने के दौरान जब अपन ब्लड उसको चढ़ा रहे हैं तो फिर से हमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी लेना है। कब, जब ड्यूरिंग दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब अपन कर रहे हैं उस वक्त हमें ये फिर फॉर्मेलिटी को नोट डाउन करना है, और ट्रांसफ्यूजन हो जाने के बाद में फिर से हमें इसको करना है। तो ये अपनी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि पेशेंट के वाइटल्स जो है अनस्टेबल हो सकते हैं। यदि वाइटल अनस्टेबल है तो हमें तुरंत जो है सीनियर डॉक्टर या नर्स से इन्फॉर्म करना है। इसके अलावा सारी फॉर्मेलिटीज़ को फिल करना है। और इस बात का भी ध्यान रखें, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लड जब भी आप ब्लड बैंक से लेके आते हो, कहाँ से लेके आते हो, ब्लड बैंक से लेके आते हो, तो वो बहुत ठंडा होता है। क्या होता है, ठंडा। तो ब्लड को मोस्टली जो स्टोरेज करते हैं वो अपन 2 to 6 डिग्री तक कर सकते हैं। कितना डिग्री तक, 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है उसको अपन स्टोर करके रखते हैं। 2 to 6 डिग्री तक स्टोर करके रखते हैं। और कितने दिन तक का होता है, मोस्टली जो ब्लड है वो 42 दिन तक अपन जो है 42 डेज तक जो है स्टोर कर सकते हैं। आगे मैं अभी बताऊंगा कि 42 डेज स्टोर करने के पीछे क्या है, ब्लड बैग के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, ब्लड बैग क्या है, क्या फॉर्मेलिटीज है, ये सारी चीज अपन पता करेंगे। तो ये जब ब्लड इतना ठंडा है, ये ब्लड इतना कोल्ड है, और बॉडी टेम्परेचर कितना है, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो एकदम से कोई ठंडी चीज आएगी तो हमारे बॉडी में क्या होगा, हमारे बॉडी में हाइपोथर्मिया हो सकता। क्या हो सकता, हाइपोथर्मिया। तो कई बार पेशेंट के अटेंडर को अपन क्या बोलते हैं, पेशेंट के अटेंडर को अपन बोलते हैं कि भाई ये थोड़ी देर अपनी छाती से चिपका के रखें। अटेंडर को क्या बोलते हैं, ये ब्लड बैग जो है छाती से चिपका के रखें, क्योंकि छाती का जो गर्मी है पेशेंट की छाती का नहीं, कोई साथ जो भाई आया है, जो भी रिलेटिव है या जो भी अटेंडर है, उसकी छाती से चिपका के रखेंगे तो थोड़ा सा ये क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा इसका। तो ऐसा अपन करते हैं। या फिर अब ब्लड वार्मर आते हैं, क्या आते हैं, ब्लड वार्मर। तो ब्लड वार्मर के अंदर जो है अपन इसको वार्म कर सकते हैं, नहीं तो फिर ना तो हमें हीट नहीं कर सकते, हीट ऐसे नहीं थोड़ा गर्म कर दें, ऐसा भी नहीं करना है। धूप में भी नहीं रखना है, धूप से भी खराब हो जाएगा, क्योंकि फोटो सेंसिटिविटी होती है, प्लेटलेट्स फोटो सेंसिटिविटी में खराब हो जाएगी, है ना, ज़्यादा टेम्परेचर से सब गड़बड़ी हो जाएगी। तो हमें हीट नहीं करना है, सनलाइट में इसको नहीं रखना है, और भी हमें इस तरीके का ओवन वगैरह गर्म करने का मेथड से नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि ब्लड जो है खराब हो सकता है। तो हमें सिर्फ वार्मर, ब्लड वार्मर से वार्म कर सकते हैं, या फिर अपन पेशेंट के अटेंडर को बोल सकते हैं इसको रखें। और कई लोग आपने देखा होगा जब भी ब्लड चढ़ रहा है तो उस पर जो है कपड़ा डाल देते हैं, है ना, कोई भी जो है पेशेंट के साथ वाले क्या कर देते हैं, उस पर कपड़ा डाल देते हैं। कपड़ा वो ऐसे ही डालते हैं क्योंकि ऐसे ही हमारा, देखो कभी भी पेशेंट के रिलीजन पे, कभी उसके बिलीफ सिस्टम पे, या फिर स्कूल ऑफ उसके थॉट पे अपन ऐसा कमेंट नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे
देखा है मैंने भी कि भाई नज़र ना लगे। हाँ ठीक है, साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, आप उसको क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। तो मोस्टली वो नज़र वाला जो है नज़र ना लगे, इसलिए कई लोग जो है वो इस तरीके का उस पर कपड़ा रखते हैं। तो गंदा कपड़ा बिल्कुल नहीं रखना है, साफ सुथरा रखने वाले रख लें, बाकी अपन को इससे कोई जो है इलाज में कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं होगी। तो ये इस तरीके का जो है अपन इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। अब देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपन किस तरीके से करेंगे और इसके लिए अपन क्या क्या करेंगे। अब जैसे किसी का अपन ने ब्लड लिया, किसी भी डोनर से अपन ने ब्लड ले लिया, अब इस ब्लड को लेने के बाद में एक ब्लड में क्या है, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है और क्या है, प्लेटलेट्स भी है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों हैं। अब अपन इनको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूजन। तो सेंट्रीफ्यूज करेंगे अपन इस पेशेंट के ब्लड को, सेंट्रीफ्यूजन करके इसको अपन क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि एक ब्लड से अपन 3 लोगों की कम से कम जान बचा सकते। तो इस होल ब्लड को लेंगे, एक मशीन होगी, उस मशीन से अपन सेंट्रीफ्यूज करेंगे, उससे अपन पीआरबीसी, प्लेटलेट्स और ये प्लाज्मा वगैरह सब अपन क्या कर लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। तो ये अपन सेपरेट करने के बाद में उस पेशेंट को अलग अलग पेशेंट की जरूरत के हिसाब से जो है अपन उसको चढ़ा सकते हैं। यदि किसी पेशेंट में तीनों चढ़ाने की नौबत आई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो हमें 1:1:1 से चढ़ाना। इस रेशियो को हमें क्या करना है, इस रेशियो को हमें फॉलो करना है। 1 यूनिट ये देंगे, 1 यूनिट ये देंगे, 1 यूनिट, समान रेशियो के अंदर अपन इसको ट्रांसफ्यूज करेंगे। तो इस बात का भी अपन को ध्यान रखना है और इस फिर ब्लड को क्या कर देंगे, उस ब्लड बैग के अंदर ले लेंगे। अब मुझे बताइएगा ब्लड कहाँ से निकालते हैं, आर्टरी में से, एक वेन में से? भाई डोनर का अपन कहाँ से लेंगे, आर्टरी में से, एक वेन में से? क्या गिरधारी, किससे लेगा, आर्टरी में, एक वेन में? वेन में से। कहाँ से लेते हैं, वेन में से लेते हैं, आर्टरी में से नहीं लेते हम। कहाँ से लेते हैं, वेन में से। मोस्टली अपन कहाँ लाते हैं, आर्म की, है ना, आर्म, फोर आर्म। तो आर्म की इधर की वेन से अपन जो है बड़ा सा गोज लेंगे और ब्लड बैग को नीचे रखेंगे और ब्लड बैग में ऑटोमेटिक जो प्रेशर है उससे ब्लड जो है क्या आ जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा। अब आपने ब्लड बैग को देखा होगा, ये होता है ऐसा ब्लड बैग, आपने देखा होगा ब्लड बैग, उसमें 2 ट्यूबें लटकी होती है, ऐसी ट्यूब लटकी होती है ना ऐसे। तो ब्लड बैग में ये जो ट्यूब होती है, इसमें क्या होता है, ब्लड होता है। इसमें क्या होगा, ब्लड। तो पूरा अपन ब्लड चढ़ा देते हैं पेशेंट को, और पूरा ब्लड चढ़ाने के बाद में भी इसमें क्या हो जाता है, इसमें ब्लड रह जाता है। भाई इसको अपन ब्लड को उल्टा करके चढ़ा देंगे तो इसमें ब्लड क्या रहेगा, पड़ा रहेगा। ये किस लिए होती है, ये किस लिए होते हैं, ये इसलिए होते हैं कि कभी भी पेशेंट का ब्लड रिएक्शन हो जाएगा तो अपन इसको क्रॉस जांच करेंगे कि भाई क्या पता इसमें ब्लड ग्रुप कुछ और था, अपने जो रीडिंग है वो क्या कर दी, कुछ और लिख दी। भाई अब एरर हो सकता है ना, सबसे एरर हो सकता है, गलती भी हो सकती। तो इसमें से ब्लड लेके जब ब्लड एलर्जिक रिएक्शन होगा, उसको जब किसी पेशेंट को अपन ब्लड देने के बाद में मैच करने सब फॉर्मेलिटीज कर ली, फिर भी उसको एलर्जी होगा, तो एक बार अपन इसका क्या करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो एक नमूना पेशेंट का लेंगे, एक सैंपल पेशेंट का लेंगे और इधर ब्लड बैग का भी अपन सैंपल लेंगे। फिर इस दोनों की वापस से क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। फिर पता चल जाएगा कि गलती हुई कि नहीं हुई, पेशेंट साइड से है या हमारी साइड से गलती है। तो इस तरीके से इसमें ब्लड जो है पड़ा रहता है और इस ये जो ब्लड है वापस क्रॉस वेरिफिकेशंस के लिए काम में आता है। अब देखिए, अब ये जो ब्लड बैग है, इस ब्लड बैग के अंदर आपने देखा होगा पहले से ही कुछ चीजें ऐड है, पहले से ही इसके अंदर जो है कुछ न कुछ क्या है डाला हुआ है। देखा आप लोगों ने कि सर हम लोग तो देखते कम है, देखा लैब में होता नहीं है, लैब में ड्यूटी करते होता। तो इस ब्लड बैग के अंदर क्या होता है, इस ब्लड बैग के अंदर कुछ कंपोनेंट्स जो है इसके अंदर पहले से ही भरे होते हैं। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, एसिड हो सकता है, सिट्रेट हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है। क्या हो सकता है, एसिड, सिट्रेट, फॉस्फेट और मैनिटोल, डेक्सट्रोज। एसिड, सिट्रेट, फॉस्फेट, मैनिटोल और एडिनिन। एक और क्या होता है, एडिनिन। ये इस ब्लड बैग के अंदर ऑलरेडी पहले से ही फिल्ड होते हैं।
क्या होते हैं, पहले से ही फिल्ड होते हैं। ये क्या करेंगे, अब देखिएगा, समझिएगा इस बात को। ब्लड जब हमारी बॉडी में है, ये जो अपने शरीर में जो ब्लड है ना, ये ब्लड कुछ सिद्धांत से काम करता है। कैसे करता है, कुछ प्रिंसिपल से काम करता है। जब हमारी बॉडी में ब्लड है तो इस ब्लड का जो पीएच है वो कितना है, नॉर्मल 7.35 से लगा के 7.45। इतना पीएच में ब्लड है तो वो हमारे लिए ब्लड है, नहीं तो हमारे लिए वो क्या है, जहर है, हमारे लिए वो एक हार्मफुल सब्सटेंस। तो इतना पीएच तो हमारी बॉडी मेंटेन कर रही है। अब इसको जब निकाल के अपन बैग में डालेंगे तो बैग के अंदर भी इसका माहौल कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। भाई एसिडिक होना चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, ब्लड फिर काम कहीं नहीं हो जाएगा। तो इसके अंदर अपन क्या मिला देते हैं, इसके अंदर अपन ब्लड बैग के अंदर क्या मिला देंगे, एसिड मिला देंगे। और ये एसिड क्या करेगा, इस ब्लड के पीएच को क्या रखेगा, इस ब्लड के पीएच को क्या रखेगा, मेंटेन रखेगा। और इसके साथ में अपन और भी क्या ऐड कर देते हैं, एसिड के साथ में सलाइन भी ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, सलाइन, जिससे इस ब्लड का जो पीएच है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात है, जब अपन ने ब्लड, किसी का, पेशेंट का ब्लड निकाला है तो पेशेंट का ब्लड को अब क्या चाहिए, ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए। भाई हमारी बॉडी में तो हमें एनर्जी मिल रही है, इसलिए आरबीसी जिंदा है। अब आरबीसी को आपने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, तो अब उसको खाना और ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसको खाना और ताकत चाहिए, इसलिए ब्लड में अंदर अपन क्या डाल देते हैं, डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज का मतलब शुगर, शुगर का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर ग्लूकोज जो है ये किसका काम करेगा, उसको एनर्जी का काम करेगा। किसका काम करेगा, एनर्जी का काम करेगा। इसलिए अपन इसके अंदर जो शुगर है वो अपन पेशेंट को दे देते हैं। ये एज अपन इसको क्या बोलेंगे, एनर्जी का काम करेगा, इनकी फ्यूल का काम करेगा। किसके लिए, आरबीसी के लिए। किसके लिए काम करेगा, स्पेशली आरबीसी को जो फ्यूल चाहिए वो फ्यूल काम कहाँ से आएगा, डेक्सट्रोज से आएगा। अगली बात है कि हमारे अंदर जो बफर सिस्टम है, इस बफर सिस्टम को भी मेंटेन रखना। ब्लड एक बफर ऑर्गन है, तो इसको बफर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए अपन क्या डालते हैं, फॉस्फेट। क्या डालते हैं, फॉस्फेट। फॉस्फेट इसके अंदर अपन ऐड करते हैं ताकि ब्लड का जो बफर है वो बफर सिस्टम क्या रहे, बफर सिस्टम बराबर रहे, मेंटेन रहे। इसलिए अपन इसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं, फॉस्फेट जो है इसके अंदर अपन ऐड कर देंगे ताकि ब्लड का जो बफर सिस्टम है या जो बफर की तरह जो ये काम करेगा, ये किसकी तरह फंक्शन करेगा, ये इसका जो फंक्शन है वो एज ए बफर की तरह काम करेगा, जिससे जो ब्लड है उसका जो लाइफ है बिल्कुल क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, सेव रहेगा। इसके अलावा अपन इसके अंदर क्या डाल देते हैं, सिट्रेट डाल देते हैं। क्या डाल देंगे, सिट्रेट। सिट्रेट क्या करता है, कैल्शियम को चिलेट करता है। किसको चिलेट करेगा, कैल्शियम को जो है चिलेट कर देता है। और ये हमेशा अपन इसलिए कर डालते हैं कि ताकि उसका भी क्या रहे, मेंटेन रहे। तो सिट्रेट जो अंदर कैल्शियम है इसको चिलेट कर देगा। इसका हमें नुकसान भी होता है, बाकी ये ज्यादातर हमें उसको हाइपोकैल्सीमिया कर देता है। ये क्या कर देगा, हाइपोकैल्सीमिया कर देगा, क्योंकि ये क्या कर देगा, ये उसको चिलेट कर देता है और इसकी वजह से पेशेंट को, जिसको अपन ब्लड चढ़ाएंगे, उसके अंदर हाइपोकैल्सीमिया जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा अपन जो है पेशेंट के अंदर एडेनिन भी देते हैं। क्या देते हैं, एडेनिन। एडेनिन किसका काम करेगा, ये एक तरीके का एटीपी का काम करेगा। किसका काम करेगा, एटीपी ड्रिंक का काम करेगा। ये भी एनर्जी का जो है काम करेगा। एटीपी ड्रिंक का जो काम कौन करता है, एडेनिन। ये अपन जो है इसके अंदर डालते हैं। और लास्ट अपन इसके अंदर क्या डालते हैं, मैनिटोल। क्या डालते हैं, मैनिटोल। मैनिटोल जो है ये अपन पेशेंट में दवाई की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। हेड इंजरी के पेशेंट को अपन मैनिटोल देते हैं ताकि पेशेंट का क्या करें, आईसीपी कम रहे, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। क्यों रिड्यूस करते हैं, ये हाइपो ऑस्मोटिक होते हैं। क्या होते हैं, हाइपो ऑस्मोटिक होते हैं। ये हाइपो ऑस्मोटिक डाईयूरेटिक्स, ये हाइपो ऑस्मोटिक डाईयूरेटिक्स का काम करते हैं। किसके अंदर, जब हेड इंजरी में। इधर ये क्या काम करेंगे, ये हीमोलाइसिस को प्रिवेंट करेंगे। किसको प्रिवेंट करेंगे, हीमोलाइसिस को प्रिवेंट करेंगे। आरबीसी को टूटने से ये क्या करेंगे, बचाएंगे। आरबीसी टूटेगी नहीं, इसलिए अपन इसके अंदर क्या डालते हैं, मैनिटोल डालते हैं। तो मैनिटोल जो है पेशेंट को इस तरीके से अपन ब्लड बैग के अंदर डालते हैं। तो ये एक पूरा जो ब्लड बैग के अंदर जो कंपोनेंट्स है, ये एज ए उसको बफर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए, उसको एक एनर्जी देने के लिए और उसको चिलेट करने के लिए जो है अपन इसका इस्तेमाल करते हैं।
ये बैग में ऑलरेडी डाला हुआ होता है, डालेंगे नहीं, ऑलरेडी ब्लड बैग जो है उसके अंदर ये डाला हुआ है। अब जो पेशेंट्स का अपन जो लेंगे ब्लड वो इसके अंदर लेंगे, ये पहले से ही कंटेंट जो है उस बैग के अंदर रहेगा, फिर इसमें ब्लड डालेंगे, फिर ब्लड जो है वो किस में स्टोर करेंगे, ब्लड बैंक के अंदर स्टोर करेंगे, जब जिसको जरूरत होगी वो उसको अपन चढ़ा देंगे। थक गए, परेशान हो गए? हाँ, थकते तुम बहुत जल्दी हो, क्यों भाई? क्या कह रहे हैं?